हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमको फॉलो करने होते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, हमसे कहीं ना कहीं इन रूल का वायलेशन हो जाता है और जब रूल का वायलेशन होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और कई बार तो दोस्तों हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसी तरीके की सारी परेशानियों से बचने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और बहुत ही यूजफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित नंबर 1 एक्ट जो कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी अलग अलग वीडियोस के जरिए 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं जो कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने होते हैं वो भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड भी जितने भी रूल्स हैं पॉइंट टू पॉइंट वो भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। और इससे पुराने वीडियो में दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट का जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है वो भी हम विस्तार से समझ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को जरूर जाकर देखिएगा और अगर आपने देखे हैं तो दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने इसमें दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर दिया है और आप इस इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस नहीं कर सकते, मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन से एक्ट के कौन से पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर 2 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, यही जान लेते हैं कि वो कौन कौन से एक्ट हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो कौन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपके ऑफिस आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले वो बात करते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में। नंबर 2 पर दोस्तों वो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम पूरा का पूरा डिटेल में
4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को समझ चुके हैं। दोस्तों यहां पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहां पे एमपी क्यों लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये झारखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं, वो भी 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इससे पुराने वीडियो में दोस्तों मैं आपको मिनिमम वेजेस एक्ट के पॉइंट नंबर 1 के बारे में भी आपको विस्तार से पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि मिनिमम वेजेस एक्ट का पॉइंट नंबर 1 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। आने वाले वीडियोस के अंदर भी हम इसके जो बाकी के और पॉइंट हैं उनको पूरा डिटेल में समझेंगे। फ्यूचर वीडियोस में दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। और लास्ट में जो मेरे और फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट हमसे क्या कहता है, किस चीज पर हमारे लिए प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है, तो उसको भी हम पूरा विस्तार में समझेंगे मेरे फ्यूचर वीडियोस के जरिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो वो एक इस तरीके का फॉर्म आपको देकर के जाएंगे। तो पहले दोस्तों हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म में कौन कौन सी ऐसी जरूरी जानकारी है जो कि हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों देखिए इस फॉर्म के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर निरीक्षक का नाम लिखा हुआ है। तो वो इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं सबसे पहले तो उन्हीं का नाम यहां पर लिखा जाएगा। जिस डेट में वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट लिखी जाएगी। जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर लिखा जाएगा। और जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है दोस्तों वो प्लेस का नाम भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि मैं ये वीडियो भोपाल शहर से बना रहा हूं तो हो सकता है कि अगर भोपाल सिटी के अंदर इंस्पेक्शन हो रहा है तो यहां पर वो भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो 6 डिफरेंट एक्ट हैं, इन एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक इंस्पेक्शन, हर एक एक्ट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फॉर्म आपको देकर के जाते हैं पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरी डिटेल फिल करने के बाद। तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। तो इसका मतलब सीधे ये है कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये कंप्लीट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही एक्ट के बारे में है और वो है दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड। तो ये पूरा फॉर्म मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड ही है, इसमें सारे के सारे पॉइंट इसी एक्ट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस लिखा जाएगा, जिस नाम से आप बिजनेस रन कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। आपकी कंपनी की, आपके ऑफिस की ईमेल आईडी भी लिखी जाएगी। आपके ऑफिस का मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमको मालूम है कि हमें अपने उस बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि दोस्तों हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, किसी थिएटर को रन कर रहे हैं, किसी ऑफिस को रन कर रहे हैं, कोई आईटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो जो भी वर्क आपकी कंपनी कर रही है तो उसकी नेचर ऑफ बिजनेस यहां पर लिखी जाएगी। तो हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो वो यहां पे इसके लिए फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। अब यहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं उनका नाम, उनका पता यहां पर लिखा जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर टोटल कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मेल कितने हैं, अलग अलग फीमेल कितने हैं, ये भी पूरी डिटेल जानकारी यहां पे लिखी जाएगी। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके यहां पे 40 मेल वर्कर काम कर रहे हैं, 40 फीमेल वर्कर काम कर रही हैं, तो टोटल हो जाता है दोस्तों 80। तो यहां पर वो 80 इस तरीके से लिख करके जाएंगे। दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो हो सकता है कि उस समय पर जो बिजनेस ऑनर हैं या जो डायरेक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं हो। तो उनकी एब्सेंस में क्या लगता है कि क्या वो जो लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, क्या वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, वो तो अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो वो भले ही जो ऑनर है उनकी प्रेजेंस में करें या उनकी एब्सेंस में करें। तो अब उनकी एब्सेंस में कौन ये सर्वे कराएगा, कौन इंस्पेक्शन कराएगा? तो वो कंपनी के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। तो वो हो सकता है कोई मैनेजर हो या कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा, उनकी पोस्ट लिखी जाएगी कि कंपनी में वो किस पोस्ट पर हैं।
और दोस्तों इसके बाद में इनकी प्रेजेंस में, इन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया, ये डिटेल यहां पर लिखी जाएगी। अब दोस्तों यहां पे कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है इससे रिलेटेड इंस्पेक्शन किया जाएगा, वो है आपका धारा 18, 19, 14, 17, 24, 18, 19, 14, 17 एंड 24 के अकॉर्डिंग ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इससे रिलेटेड सारे के सारे इंस्पेक्शंस किए जाएंगे। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 13 तक, और अगले पेज पर भी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ और डिटेल्स भी हैं जिनके बारे में अभी हम समझेंगे। तो दोस्तों अब चूंकि इतने सारे पॉइंट हैं, वो भी केवल और केवल एक एक्ट से रिलेटेड, और वो है मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए दोस्तों आपके फायदे के लिए, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, मैंने इन सबके अलग अलग वीडियो बनाए हैं। पॉइंट नंबर 1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, पॉइंट नंबर 2 ये है, और आने वाले टाइम में मैं बाकी के और पॉइंट के वीडियोस भी अलग अलग आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और इसमें दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छी लगे और बहुत ही यूजफुल लगे आपके लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों ये पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, कहीं पे वो यस लिख देते हैं, कहीं पे नो लिख देते हैं, कहीं पे यस, कहीं पे नो, ऐसे ही करके वो पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि यहां पे वो किस जगह पर वो यस लिख रहे हैं, किस जगह पर नो लिख रहे हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो रूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, उसको एप्लीकेबल किया जा रहा है, तो वहां पे वो यस लिख करके जाएंगे। और कोई ऐसा रूल भी हो सकता है कि जो आपकी रूल अननोइंगली आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस रूल को फॉलो नहीं कर पा रही हो, उसका वायलेशन हो रहा हो, तो उसकी जगह पर वो नो लिख करके जाएंगे। दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि यार हमारी कंपनी तो यार सारे के सारे रूल को फॉलो करती है, तो वायलेशन तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में किसी न किसी रूल का वायलेशन हो ही जाता है। इसका दोस्तों मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम ही है कि जब हम कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेबर डिपार्टमेंट से हमें उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी मिलती है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी हमने ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में रख दी। तो दोस्तों क्या लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ला करके फाइल में रख देना, क्या वो रूल फॉलो हो गया? जी नहीं दोस्तों। इसके अलावा एडिशनली एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी विजिबल प्लेस पर लगा करके रखना है, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखना है। जैसे कि कोई वो वॉल हो सकती है, कोई आपका कोई पिलर हो सकता है, या कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कहीं पर भी। अब चूंकि आपको तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए आपने उसकी कॉपी किसी विजिबल प्लेस पे, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा के नहीं रखी। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आए, वो कॉपी उन्हें मिली नहीं, तो यही दोस्तों आपसे हो गया एक रूल का वायलेशन। और रूल का वायलेशन होगा तो फिर दोस्तों आपको क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा, परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी, परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि इन सारी परेशानियों से बचने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि जब आप मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एक एक पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपके मन में है, वो सारी की सारी क्वेरीज का, सारे के सारे क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन हो जाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी फॉर्म के जो सेकंड पेज है उसको समझते हैं, उसमें क्या कहता है। देखिए दोस्तों ये सेकंड पेज है इसी फॉर्म का, इसी मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड ही ये फॉर्म है। यहां पे जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो आपके जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉइज के वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट भी लेंगे, यानी कि उनके पूरे के पूरे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके जवाब वो उन एम्प्लॉइज से लेंगे। जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नानुसार कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों का कथन दर्ज किए गए एवं पाया गया, कि मतलब उन्होंने ये सारी की सारी डिटेल जानकारी एम्प्लॉइज से ली और क्या क्या उन्हें मिला। यहां तो सीरियल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 से लेकर के कुछ भी हो सकता है, कितने भी एम्प्लॉइज का वो जो स्टेटमेंट ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, यहां पे श्रमिक का नाम एवं पता, तो कोई भी पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है उसका नाम पूछा जाएगा, मिस्टर XYZ, और उसका एड्रेस यहां पर लिख दिया गया। कार्य का स्वरूप, अब चूंकि अलग अलग तरीके के एम्प्लॉइज होते हैं, वो अलग अलग तरीके के वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो वो किस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। हो सकता है कि वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है कि वो कोई अकाउंटेंट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है कि वो किसी फैक्ट्री से कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकता है कोई सेल्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, कोई मार्केटिंग कर रहा हो, तो अलग अलग, तो जो भी नेचर ऑफ वर्क है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद में कार्य का अवधि,
कितने टाइम से काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी कुछ है, और इसके बाद में उनका वर्क टाइम, जो वर्किंग आवर्स हैं उनके क्या है, वो 10 से लेकर के 6 बजे तक हो सकते हैं, 9 से 5 तक हो सकते हैं, जो भी उनके वर्किंग आवर्स हैं वो यहाँ पे उनसे पूछेंगे। ये डिटेल दोस्तों उस एम्प्लॉय से पूछने के बाद में ही लिखी जाएगी, यानी कि जो एम्प्लॉय बताएगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे लिखेंगे। दिया जा रहा वेतन, अब यहां पे उनको कितना वेतन दिया जा रहा है ये भी मंथली का यहां पे वो लिख सकते हैं या डेली का पूछ करके लिख सकते हैं, और लास्ट में उस एम्प्लॉय के यहां पे सिग्नेचर लिए जाएंगे। ऐसे ही वो हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर 80 एम्प्लॉइज हैं तो 80 के 80 का इंस्पेक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन वो रैंडमली वो कोई भी 5-6 एम्प्लॉय या 7-8-10 एम्प्लॉय को बुला करके उनसे सारी डिटेल ये जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले पेज में 13 तक पॉइंट थे, तो कुछ आपके पॉइंट और भी हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहां पे दोस्तों एक टेबल आप देख पा रहे होंगे, तो ये टेबल हमसे बता रही है कि 1 अक्टूबर 2024 से, ये डेट दोस्तों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो टेबल है ये 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग ही है कि उस समय पर गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित मिनिमम वेजेस हैं वो क्या तय किए गए। ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है दोस्तों, ये हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने किसी ने तय नहीं किया है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। ये मिनिमम वेजेस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को मिनिमम इतने तो पे करने ही होते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ भी पे कर सकते हैं बट इससे कम पे नहीं कर सकते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप ये वीडियो फ्यूचर में कभी और किसी और टाइम पर देख रहे हो तो आपके वो जो वेजेस के जो रेट्स हैं वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग भी अलग अलग हो सकते हैं और टाइम टू टाइम भी अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहां पे 4 कैटेगरी है, एक है अकुशल, एक है कुशल, एक है अर्धकुशल और एक है उच्च कुशल। तो इन सब के रेट जो हैं जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं वो अलग अलग हैं। ये जो रेट दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, ये पहली बात तो 1 अक्टूबर 2024 का है और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है, ये एमपी गवर्नमेंट का है दोस्तों। तो यहां पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अकुशल जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 393 पर डे, और मंथली अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 10,225 आ जाता है। जो कुशल होंगे उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा 479 पर डे, और मंथली अगर हम देखें तो 12,460 12,460 रुपीज आपको मिनिमम पे करने, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अर्धकुशल अगर कोई है तो उनके लिए 426 पर डे, और मंथली अगर देखें तो 11,082, इससे कम वेतन आप नहीं दे सकते। और अगर जो उच्च कुशल हैं तो उनके लिए 529 पर डे और मंथली उसका हो जाता है 13,760। इतने रुपए आपको पे करने जरूरी है दोस्तों। देख लीजिए इस टेबल के अकॉर्डिंग यही चीज है जो कि आपके एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है और डेट है 1 अक्टूबर 2024। अब दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट देखने के बाद में कहीं पर जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने कहीं पर यस लिखा, कहीं पर नो लिखा। अब उसके बाद में कहीं पर अगर ये पाया कि जो सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए कि आपका जो मिनिमम वेतन है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ये सपोज कीजिए कि ये 10,225 है अकुशल के लिए। अब आपकी कंपनी क्या कर रही है कि उसको केवल 8,000 पे कर रही है, और कब से पे कर रही है, ये डेट है 1 अक्टूबर 2024 से। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 1 जनवरी 2024 से आपकी कंपनी उस एम्प्लॉय को केवल कितने पे कर रही है, नहीं सॉरी 1 अक्टूबर से नहीं, 1 अक्टूबर 2024 से डिसाइडेड है, और आपकी 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के आपकी कंपनी उसको क्या पे कर रही है, मान लेते हैं 8,000 ही पे कर रही है। और कब तक पे कर रही है, जनवरी तक पे कर रही है उसने। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने उसने 8,000 के हिसाब से पे किया। तो अब 8,000 के हिसाब से वो बनता है डिफरेंस, एरियर। तो यहां पे जो 2,225 रुपीज का डिफरेंस आएगा पर मंथ का, ये चारों महीने का कैलकुलेट करके एरियर के फॉर्म में आपको उस एम्प्लॉय को देना जरूरी है। यही लिखा हुआ है उपरोक्त अनुसार उल्लंघन के संबंध में, यानी कि अगर किसी वजह से आपकी कंपनी के द्वारा कोई भी वायलेशन होता है, मान लेते हैं कि आपको वेजेस नहीं पता थे या कुछ भी हो सकता है, तो आपको स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। न्यूनतम वेतन की उपरोक्त अनुसार निर्धारित दर से एरियर भी देना होगा दोस्तों। एरियर मतलब होता है जितना भी डिफरेंस है सहित भुगतान कर, और इतने दिवस में, मान लेते हैं कि 7 डेज या 10 डेज या 20 डेज, जो भी कुछ टाइम आपको जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो देते हैं, उतने दिनों के अंदर आपको गवर्नमेंट में जाकर के क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। दो चीजें हो गई दोस्तों,
अगर किसी भी रूल का वायलेशन हो रहा है तो रूल के वायलेशन के जो डिफरेंस आपका मिनिमम वेजेस का है वो भी पे करना है, एरियर के साथ में पे करना है, पूरे डिफरेंस के साथ में। और दोस्तों साथ साथ में आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी देना है जितने भी डेज उसमें दिए गए कार्यालय में, और साथ में आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में। ये पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद में दोनों पेज लास्ट में यहां पे जिन इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन किया उनके सिग्नेचर यहां पे लिए जाएंगे, आपकी कंपनी की एक सील लगवाई जाएगी, मोहर लगवाई जाएगी, और साथ में जिन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके सिग्नेचर भी यहां पर लिए जाएंगे। पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी दोस्तों आपको दी जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी, और दूसरी कॉपी दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। यहां पे दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में। हम यहां पे पॉइंट नंबर 2 को समझने वाले हैं कि ये पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। यहां सिंपल सा ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये आपके अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में, अटेंडेंस रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, उपस्थिति पंजीयन नियम, और ये कौन से के तहत है, 29(1) के अंतर्गत कार्यस्थल पर संधारित। ये कार्यस्थल यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर ये अटेंडेंस रजिस्टर होना ही चाहिए। दोस्तों ये अटेंडेंस रजिस्टर की बात की जा रही है, इसका मेंटेनिंग अटेंडेंस रजिस्टर एट वर्क प्लेस, मेंटेनिंग। यहां पे दोस्तों देखिए लैंग्वेज, संधारित का मतलब क्या होता है, संधारित का मतलब होता है मेंटेन, यानी कि आपको मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेनिंग अटेंडेंस रजिस्टर, कि अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना जरूरी है एट द वर्क प्लेस अंडर रूल 29(1). तो रूल 29(1) हमसे क्या कहता है, मिनिमम वेजेस एक्ट का रूल 29(1) यही कहता है कि जो हमारा वर्क प्लेस है वहां पे आपको इस अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करके रखना जरूरी है, क्योंकि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो आपसे वो अटेंडेंस रजिस्टर मांग सकते हैं, आपको उन्हें दिखाना होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, मेंटेनिंग एन अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना है एट द वर्क प्लेस, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर। वो वर्क प्लेस आपका कोई भी हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो आपकी वर्कशॉप हो सकती है, वो आपका कोई ऑफिस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अंडर रूल 29(1), रूल 29(1) के अकॉर्डिंग। और ये रूल 29(1) मिनिमम वेजेस एक्ट का किसका है, यहां पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक्ट की, क्योंकि ये रूल जो है, ये जो एक्ट है, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं, तो दोस्तों अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये रूल को क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट मींस दैट एवरी एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एम्प्लॉयर को जरूरी हो जाता है, जितने भी कंपनी के मालिक उनके लिए जरूरी हो जाता है, इन द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ डिटेल्ड रिकॉर्ड, तो आपको एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखनी जरूरी है ऑफ देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज की डिटेल्ड रिकॉर्ड। और किस चीज की डिटेल्ड रिकॉर्ड दोस्तों, डेली अटेंडेंस, कि जब वो काम पर आ रहे हैं तो उनका डेली अटेंडेंस, कि किस समय आ रहे हैं और किस टाइम पर वो जा रहे हैं, एज स्टिपुलेटेड बाय रूल 29, यानी कि रूल 29 के अकॉर्डिंग जो यहां पे ये बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये अटेंडेंस रजिस्टर रखना जरूरी है ऑफ द स्टेट मिनिमम वेजेस रूल्स, क्योंकि स्टेट के मिनिमम वेजेस रूल्स के अकॉर्डिंग इस अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना दोस्तों जरूरी है। विच आउटलाइन द फॉर्मेट, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और इसमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी लिखनी है, टू बी इंक्लूडेड इन दिस रजिस्टर, कि इस रजिस्टर के अंदर जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करना है, टू इंश्योर। अब ये किस लिए जरूरी है, ये जरूरी हो जाता है टू इंश्योर, ये कंप्लायंस, टू इंश्योर कंप्लायंस विद मिनिमम वेजेस रेगुलेशन। तो मिनिमम वेजेस रेगुलेशन के जो कंप्लायंस है उनको फॉलो करने के लिए इस अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना जरूरी है अपने वर्क प्लेस पर, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कहता है। की पॉइंट्स अबाउट दिस रिक्वायरमेंट, अब इस रिक्वायरमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं तो समझ लेते हैं कि कंपलसरी फॉर ऑल एम्प्लॉयर, तो सबसे पहली बात तो ये हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, कंपलसरी है, ऑल एम्प्लॉयर्स इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं सबके लिए बात की जा रही है। अब दोस्तों आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी कुछ है आप उसको देखिएगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग ये जरूरी है, हु फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के परव्यू में आते हैं, जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के परव्यू में आते हैं उन सब के लिए मस्ट मेंटेन एन अटेंडेंस रजिस्टर, तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करें, ये कंपलसरी है। रूल 29 क्या कहता है यहां पे समझते हैं, दिस स्पेसिफिक रूल विद इन द मध्य प्रदेश, तो ये स्पेसिफिक रूल कहां के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए। मिनिमम वेजेस रूल्स स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट फॉर्मेट, कि उसी फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा है, एंड इंफॉर्मेशन, और कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, दैट द अटेंडेंस रजिस्टर
मस्ट कंटेन, कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए मस्ट कंटेन लाइकली इंक्लूडिंग एम्प्लॉय नेम, तो इसके अंदर आपके एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए कि कौन कौन सी डिटेल के बारे में बात की जा रही है जो उस अटेंडेंस रजिस्टर में होनी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, उनकी डेट्स, किस डेट की वो अटेंडेंस की बात की जा रही है, डेली वर्क, उन्होंने क्या काम किया, किस चीज पे कौन से उस पे काम कर रहे हैं, जो डेली वर्क आवर्स हैं उनकी बात की जा रही है, डेली वर्क आवर्स की। तो डेली वर्क आवर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सुबह 9 से 6 या 10 से 5 या जो भी कुछ हैं, जो भी अकॉर्डिंगली, एंड एनी एब्सेंस, और साथ में ये भी, मतलब सीधा ये है कि इस अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, उसका डेट होनी चाहिए कि जिस डेट की वो अटेंडेंस है, साथ में उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो होने चाहिए, और साथ में अगर वो एब्सेंट है तो ये सारी डिटेल इस अटेंडेंस रजिस्टर में होनी ही चाहिए इस रूल 29(1) के अकॉर्डिंग। पर्पस ऑफ दिस रजिस्टर, अब इस रजिस्टर का पर्पस क्या है, आखिर क्यों मेंटेन किया जा रहा है इसको। द अटेंडेंस रजिस्टर इज यूज्ड टू वेरीफाई, तो सबसे पहले इस रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर को यूज किया जाता है वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स, कि जो भैया एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स हैं क्या वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रूल्स हैं कहीं उससे वेरी कर रहा हो। कैलकुलेट वेजेस, अब उनके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग ही आपने क्या उसके वेजेस को कैलकुलेट किया है। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तो उसके वेजेस कुछ और बनने चाहिए थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कुछ और ही पे कर रही है, तो जहां कहीं भी वेरिएशन आता है तो उस सब को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये अटेंडेंस रजिस्टर जरूरी है। एक्यूरेटली, कि जो वेजेस कैलकुलेट किए जा रहे हैं वो एक्यूरेटली कैलकुलेट किए जा रहे हैं, एंड इंश्योर कंप्लायंस, और साथ में वो कंप्लायंस को इंश्योर करे विद द मिनिमम वेजेस लॉस, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस लॉज है तो वो हमसे क्या कहता है कि उसके अंदर उसके करेक्टली एज पर जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, और जितने उसने वर्किंग आवर्स हैं या जो उसने कोई आपका ओवर टाइम किया तो उस सबको कैलकुलेट करके जो वेजेस पे किए जा रहे हैं उसको क्या वो सही है नहीं है, इस रजिस्टर का ये सब टोटल पर्पस है, इस सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। मिनिमम वेजेस लॉस बाय ट्रैकिंग डेज वर्क, तो कैसे करेंगे कि जो जितने नंबर ऑफ डेज उसने वर्क किए हैं, जितने जितने टाइम पर वर्क किया है, जो ओवर टाइम किया है, उन सबको ट्रैक करके ये उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी फॉर इंस्पेक्शन, अब इस रजिस्टर को किसकी एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि कौन है जो इसको इंस्पेक्शन कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो लेबर इंस्पेक्टर है उसको ये अथॉरिटी है कि वो आपके इस रजिस्टर को चेक कर सकता है। लेबर इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर द एक्ट, यानी कि कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो इस मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेबर इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है, हैव द अथॉरिटी, उनके पास में ये अथॉरिटी है, उनके पास में ये पावर है टू एक्सेस एंड एग्जामिन, तो वो एक्सेस यानी कि आपसे देखने के लिए मांग भी सकते हैं और उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दीज अटेंडेंस रजिस्टर्स, ये जो अटेंडेंस रजिस्टर आप दिखाएंगे। पहली बात तो इस अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना जरूरी है, और जब लेबर इंस्पेक्टर आपके इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ऑफिस का तो उस समय दिखाना जरूरी है, और अगर किसी वजह से आपने इस रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया या आप उनको दिखाने में असमर्थ रहते हैं तो यही आपसे क्या होता है, एक रूल का वायलेशन होता है। सो टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द मिनिमम वेजेस रेगुलेशन, तो ये सब एग्जामिनेशन, ये सब की सब जो एक्सेस कर रहे हैं इस रजिस्टर को वो किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपका जो मिनिमम वेजेस रेगुलेशंस है उनके कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस कंप्लायंस को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लेकर के आया हूं, पूरी रिसर्च करने के बाद में, पूरी जानकारी जुटाने के बाद में जितनी भी जरूरी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। दोस्तों, वैसे तो ऐसा ही होता है कि पूरे कंट्री के अंदर, ज्यादातर स्टेट के अंदर ये सारे के सारे जो रूल्स होते हैं सबके सब सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि किसी अदर स्टेट के अंदर कुछ रूल के अंदर कुछ वेरिएशंस हो। तो जो भी वेरिएशंस होते हैं तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे सजेशन है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के एक बार इन सारे के सारे रूल्स को क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि आप इस तरीके के रूल के वायलेशन की वजह से किसी भी तरीके की परेशानी में पड़े, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारी कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि हम आपको लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी रूल्स हैं उनके कंप्लायंस को करते हुए इन सारी परेशानियों से बचा पाएं।
दोस्तों इसके अलावा भी ये पूरे वीडियो को एंड तक देखने के बाद में भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी परेशानी रह जाती है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और साथ में आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। आप हमको ईमेल भेज सकते हैं legal@pabbly.com। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनकी जो भी सॉल्यूशन होंगे, उन सबको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही उपयोगी लगी हो, बहुत ही यूजफुल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम आपके लिए आती रहेंगी, जब भी कभी मेरे फ्यूचर वीडियोज आप रिलीज होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।